नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नए कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। संसद के दोनों सदन विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। देश में अब तक करीब 53 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हुई। और भारत के साथ चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 263 रन बनाए। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए तीनों कृषि कानूनों के बारे में उन्होंने कहा कि किसान संगठनों के साथ लगातार बातचीत के बावजूद कोई भी संगठन प्रावधानों के पक्ष में आगे नहीं आया जो उन्हें लगता है कि ये विवादास्पद है। हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है और नए कृषि कानून उसी को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजेक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े। इसके लिए 1000 मंडियों को इनाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे। बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हमेशा ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की वकालत की है। 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है। उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। उन्होंने कहा कि देश में ग्राम पंचायतों के माध्यम से लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य और विकासोन्मुख बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना, जिसे 6 राज्यों में शुरुआती तौर पर शुरू किया गया था, अब इसका विस्तार सभी राज्यों में कर दिया गया है। एनडीए सरकार के तहत मनरेगा योजना को फिर से शुरू करने पर जोर देते हुए श्री तोमर ने कहा कि एनडीए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि मनरेगा योजना के तहत किए गए कार्य देश में बुनियादी ढांचे विकसित करें। मनरेगा में बजट 38,000 करोड़ का होता है, खर्च 49,000 करोड़ का होता है, तो अगले बार फिर 49 हो जाता है, फिर अगले बार जो खर्चा 59,000 करोड़ हो जाता है। इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे 61 की जगह 1,11,000 करोड़ किया। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं
कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूहों को गांव में विकासात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने ग्रामीण भारत में जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत देश में लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं। देश में लगभग 85% छोटे और सीमांत किसान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के साथ 10,000 नए एफपीओ बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का उपयोग करने में मदद करेगा और साथ ही उन्हें अन्य सहायता प्रदान करेगा। किसान वेयर हाउस का उपयोग कर सके, किसान कोल्ड स्टोरेज का उपयोग कर सके, इस दृष्टि से ये इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे तक पहुंचे और इस गैप को भरा जा सके, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों के जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आए। हम सब जानते हैं कि फल हो, तरकारी हो, ये कुछ फसलें ऐसी हैं जल्दी नष्ट हो जाती हैं और इनको उपयुक्त बाजार नहीं मिल पाता। 100 किसान रेल प्रारंभ की गई हैं, जो एक तौर से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। रोज जा रही हैं, आ रही हैं और किसान का जो उत्पादन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर किसान को उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रहा है। श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने देश में कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण और उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र द्वारा शुरू की गई 100 किसान रेल ने भी किसानों को बड़े और लाभदायक बाजारों तक पहुंचने में मदद की है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की दृष्टि से काम कर रही है। भाजपा के नीरज शेखर ने कहा कि विपक्षी दल अनावश्यक रूप से कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन भी विपक्षी सदस्यों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग जारी रखी। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने 26 जनवरी को लाल किले में हुए हिंसक प्रकरण की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश से कराने की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। सदन स्थगित होने से पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज समाप्त हो गई। सोमवार को सदन में सरकार की ओर से चर्चा का जवाब दिया जाएगा। इस बीच संसद के दोनों सदन विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित किए गए हैं। उधर लोकसभा में आज कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य सदन में लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम में पारदर्शिता और इसके कारण कृषि बाजारों में आई प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट में 1,000 और मंडियों को ई-नैम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रस्ताव किया है। कृषि उपज विपणन समितियों को आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए कृषि आधारभूत कोष से धन दिया जाएगा। ई-नैम कृषि उपज के व्यापार एक ऐसा अनूठा प्रयास है जिसके माध्यम से किसानों को बहुत से बाजारों और खरीदारों तक पहुंच हो सकेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे व्यापार में पारदर्शिता आएगी और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित हो सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज जारी मौद्रिक नीति की समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दरों पर कोई परिवर्तन नहीं किया है। बैंक ने सहयोगात्मक रुख जारी रखने का फैसला किया है। रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा गया है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में बताया कि रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष के साथ साथ अगले वित्त वर्ष में भी उदार रुख बनाए रखेगा, जिससे विकास की गति को तेज किया जा सके। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर 10.5% रहने का अनुमान है। श्री दास ने कहा कि वर्ष 2020 में हमारी क्षमताओं और धीरज का परीक्षण किया गया, जबकि 2021 एक नए आर्थिक युग का सूत्रपात करेगा।
बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा का स्वागत किया है। आकाशवाणी से बातचीत में अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने रिजर्व बैंक की इस पहल को प्रगतिशील बताया है। जो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो Q1 में 47% घट के रह गई थी, वो अब बढ़ के 63% हो गई है, जो काफी प्रोत्साहन देती है। और जो हमारी आत्मनिर्भर भारत स्कीम्स के अंदर हमने पैकेजेस दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने, उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आरबीआई ने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो पॉलिसी रेट्स हैं वो बढ़ाए नहीं है, चेंज नहीं करे हैं। और एलटीआरओ में बैंक से एनबीएफसीज को लिक्विडिटी प्रोवाइड करी गई है और एफडीआई और एफपीआई में भी काफी प्रोत्साहन है और काफी फॉरेन एक्सचेंज देश में आ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बेंगलुरु में एशिया की सबसे बड़ी हवाई प्रदर्शनी एरो इंडिया के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2021 के आयोजन से रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती क्षमता का पता चलता है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि एरो इंडिया प्रदर्शनी के 13वें संस्करण से भारत को विश्व में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मजबूती मिलेगी और रक्षा उत्पादन में अपने को स्थापित करने में मदद मिलेगी। Aero India 2021 is a living proof of India's ever-growing strength in the defense and aerospace sectors at the global level. The event has exhibited that the global confidence in India's capabilities is growing steadily. Today, India is not just a market, but is also a land of immense opportunities for the whole world, including in the defense sector. I am confident that the 13th edition of Aero India will contribute significantly towards strengthening India's self-reliance in the defense sector as well as establishing India as a manufacturer for the whole world. श्री कोविंद ने कहा कि इस कार्यक्रम ने भारत की क्षमताओं को विश्व स्तर पर दिखाने का मौका प्रदान किया है। भारत में पिछले 6 साल में शुरू किए गए सुधारों से रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में निवेशकों तथा निजी कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं व्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इन सुधारवादी नीतियों से देश को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। The participation of defense ministers and senior defense officials from several nations and many business leaders from around the world has added a significant value to this event. I am sure that the delegates would have experienced the vibrant energy of a new India and witnessed our vast capabilities as well as many opportunities that our country offers in the defense and aerospace sectors. I am also sure that this event provided the participating nations and industries an ideal platform to exchange ideas and forge partnerships. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी के दौरान 121 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान से संबंधित 19 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। 3 दिन के एरो इंडिया प्रदर्शनी में 60 देशों की 500 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी से 4.5 लाख लोगों को जोड़ा गया। सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों की 25 संस्थाओं ने 203 करोड़ रुपए का कारोबार किया। भारतीय नौसेना ने आज सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से 3 मेड इन इंडिया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH प्राप्त किए। ये हेलीकॉप्टर तटीय सुरक्षा के लिए अनुकूल हैं। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने आज बेंगलुरु में बताया कि ऑर्डर किए गए 16 MK3 हेलीकॉप्टरों में से आज 3 हेलीकॉप्टर्स की आपूर्ति की गई। ALH के नौसैनिक संस्करण में उन्नत सेंसर की सुविधा है जो भारतीय जल क्षेत्र में मुंबई आतंकवादी हमलों जैसी घुसपैठ का पता लगा सकता है। सरकार ने कहा है कि अब तक कोविड के कुल 52,90,474 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में अवर सचिव डॉ मनोहर अगनानी ने कहा कि अब तक कुल 1,04,781 सत्रों में ये टीके लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में सिर्फ 21 दिन में 50 लाख टीके लगाने वाला भारत विश्व में सबसे आगे है।
आज शाम को 6 बजे तक सभी राज्यों में टीकाकरण के सत्र आयोजित किए गए। सारे देश में आज दिनांक को 6 बजे तक 3,31,029 लोगों को टीका लगाया गया है। कुल 27 हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं और यदि इसको प्रतिशत की दृष्टि से देखें, कुल जितने लोगों को टीका लगाया गया उस प्रतिशत की दृष्टि से ये 0.0005% बनता है और पिछले 24 घंटे में कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। आज दिनांक तक 52,90,474 बेनिफिशियरीज को वैक्सीनेट किया गया है। ये आंकड़े प्रावधानिक है और कोई भी सीरियस अथवा सीवियर AFI अथवा मृत्यु वैक्सीनेशन से अभी तक जोड़ी नहीं गई है। इस बीच कल 15,000 से अधिक रोगियों के ठीक होने के बाद देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 4 लाख रोगी कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश भर में 1,51,700 मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का केवल 4% हैं। कल 12,408 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख से अधिक हो गई है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से ही आकाशवाणी देश के नागरिकों के बीच कोविड के बारे में जागरूकता फैलाने की अगुवाई कर रहा है। लोक सेवा प्रसारक की भूमिका को ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी ने पिछले वर्ष मार्च में एक विशेष लोक संवाद कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला शुरू की थी। इस कार्यक्रम की 300वीं कड़ी आज प्रसारित की जा रही है। ये एक सीधा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ कोविड-19 से संबंधित लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज इस श्रृंखला का 300वां पड़ाव है, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य एवं राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ होंगे। श्रोता रात 9:30 बजे हमें टोल फ्री नंबर 1800-115757 पर फोन कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नए कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। संसद के दोनों सदन विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। देश में अब तक करीब 53 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हुई और भारत के साथ चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 263 रन बनाए। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा के दौरान अन्य मुद्दों के साथ साथ 3 नए कृषि कानून के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर बल देते हुए कहा कि सरकार को ये मामला प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि महामारी से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और GDP टूट रही थी। इसके बाद लॉकडाउन लागू किया गया, जिससे प्रवासी मजदूरों का जो हाल हुआ वो पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और कई उद्योग हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसके लिए सीधे सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विपक्षी नेता नए कृषि कानूनों को काला कानून तो कह रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं बता रहे हैं कि इनमें गड़बड़ी क्या है। तीनों नए कृषि कानूनों का बचाव करते हुए उन्होंने इसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला करार दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नए कानूनों को लेकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार किसानों की कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और नए कानूनों का मकसद किसानों की आय में वृद्धि करना है। कृषि मंत्री ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को एक राज्य का मसला बताया और कहा कि नए कानूनों में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जिनसे किसानों की जमीन छिन जाने का खतरा हो। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों के साथ किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए और 3 ऐसे कृषि कानून बना दिए जो किसानों के हित में नहीं हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और किसानों के लिए खालिस्तानी, आतंकवादी जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि सरकार नए कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित करने की बात कर रही है। ऐसे में उसे अपनी जिद छोड़कर इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में कई खामियां हैं जिनसे किसानों को भय है कि उनकी जमीनें चली जाएंगी। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को अहंकार छोड़ने की बात कही जाती है, लेकिन सरकार ने लगातार बातचीत की पेशकश की और 3 नए कृषि कानूनों को 1.5 साल तक निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम अभी भी बात करने के लिए तैयार हैं, ये लचीलापन नहीं तो और क्या है। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सितंबर माह में तीनों कृषि कानून पारित किए गए, तब भी मैंने इन कानूनों को किसानों का डेथ वारंट बताया था। मेरी बात सही निकली। ये कानून कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ देने के लिए लाए गए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा ने कहा कि नए कानूनों को लेकर 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे के हल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहल करनी चाहिए। आईयूएमएल सदस्य अब्दुल वहाब ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना बहाल करने की मांग की और कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण में सांसदों, विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। विनय विश्वम ने दावा किया कि कोरोना वायरस महामारी फैलने के पहले ही देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। उन्होंने मांग की कि युवाओं के लिए मनरेगा की तर्ज पर भगत सिंह रोजगार योजना शुरू की जानी चाहिए। राकपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि ये सोचने का विषय है कि अन्नदाता क्यों खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा कि भले ही देश को आजादी मिल गई, किंतु अभी हमें वैचारिक आजादी मिलना बाकी था। उन्होंने कहा कि हमें अपने मस्तिष्क से यूरोप और उपनिवेशकालीन विचारों को बाहर करना है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों में भारतीय चिंतन की झलक स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। भाजपा के शमशेर सिंह मनहास ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाया, तब जम्मू कश्मीर को असली मायनों में आजादी मिली। अब वहां विकास का असर साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के बलविंदर सिंह भुंडर ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। भाजपा सदस्य केजे अल्फोंस ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र ने जो राहत पैकेज दिया, वो देश की मजबूत अर्थव्यवस्था का परिचायक है। कोरोना काल में ही भारत में दुनिया में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। हमारा देश दुनिया में सबसे अधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसका श्रेय हमारे दृढ़ संकल्प तथा मजबूत नेतृत्व को जाता है। भाजपा सदस्य नीरज शेखर ने विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति अभिभाषण के विरोध को दुखद बताया। भाजपा के ही इंदुबाला गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समय से लागू किया लॉकडाउन काफी प्रभावी रहा।
और इससे देश काफी हद तक कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में सफल रहा। आरपीआई सदस्य और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मौजूदा किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी आंदोलन को इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए था। मनोनीत डॉक्टर सोनल मानसिंह ने कहा कि भारत अपने विशिष्ट मूल्यों के लिए दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। भारत की नई शिक्षा नीति उसकी इसी पहचान को मजबूत करने का एक और कदम है। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं स्वतंत्र पत्रकार कविता पंत। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के संबंध में लोकसभा में अलग से चर्चा कराए जाने की विपक्ष की मांग को लेकर गतिरोध बरकरार है। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार के कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विपक्ष ने लगातार चौथे दिन हंगामा जारी रखा और सप्ताह के आखिरी दिन भी प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। इसके कारण अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला को पहले सदन की कार्यवाही शाम 6 बजे तक और उसके बाद सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हाथों में तख्तियां लिए विपक्षी दलों के सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उत्तेजित सदस्यों को समझाते हुए उनसे आग्रह किया कि कोरोना पर इतना महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है, आप सब भी इस विषय में जानना चाहते हैं और सरकार भी जानकारी देना चाहती है, इसलिए सदन को चलने दिया जाए। उन्होंने सदस्यों से प्रश्नकाल में सहयोग करने को कहा। अध्यक्ष का कहना था कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम सभी को यहां जनता से जुड़े सवाल पूछने के लिए ही भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रश्न करना हर सदस्य का अधिकार होता है और यहां पूछे जाने वाले सवालों के प्रति सरकार जवाबदेही होती है, इसलिए सभी सदस्य अपनी सीट पर जाकर प्रश्नकाल चलने दें। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की अपील को अनसुना कर दिया और नारेबाजी जारी रखी। अध्यक्ष ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार सोनकर से पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। श्री सोनकर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से कोरोना से निपटने के लिए आगामी बजट में किए 35,000 करोड़ रुपए के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि सरकार इस धन का इस्तेमाल कैसे करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब में कहा कि पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने के लिए अधिकांश सहयोग पीएम केयर्स फंड से मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसमें सहयोग कर रहा है। श्री सोनकर द्वारा ये पूछे जाने पर कि टीकाकरण का पहला चरण कब समाप्त होगा, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी कोई नियत तारीख नहीं बताई जा सकती, लेकिन 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तथा किसी अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों को अगले महीने किसी भी समय टीका लगाने की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अन्य देशों को भी भारत में बने कोविड-19 टीकों की आपूर्ति की जा रही है और अब तक 15 देशों को वैक्सीन का निर्यात किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग आई है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अब कुछ अन्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विदेशी हस्तियों के प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति समर्थन को देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास बताया है। पार्टी ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र को विदेशी नागरिकों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कल नई दिल्ली में कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में विदेशियों का हस्तक्षेप गलत है। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां देश को कमजोर करने की कोशिश करती हैं तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री भाटिया ने कहा कि देश ऐसी विदेशी शक्तियों के खिलाफ एकजुट है और उन्हें अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने देने का माद्दा रखता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को ये समझना चाहिए कि उनका अस्तित्व तभी रहेगा जब भारत मजबूत रहेगा। श्री भाटिया ने कहा कि एक लीक दस्तावेज के मुताबिक विरोध का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश में अराजकता और परेशानी पैदा करना है। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 263 रन बना लिए हैं। कप्तान जो रूट 128 रन बनाकर क्रीज पे हैं। टॉम सिब्ले ने 87 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 2 और रविचंद्रन अश्विन ने 1 विकेट लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए इस महीने की 10 तारीख को और कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 मार्च से स्कूल खुल जाएंगे।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, नए कृषि कानून किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। संसद के दोनों सदन विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। देश में अब तक करीब 53 लाख लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.16% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।